नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं। तो चलिए, जो भी आपकी जिज्ञासा है, एक एक करके उन जिज्ञासाओं की मैं शांति करने का प्रयत्न अब यहां से प्रारंभ करता हूं। सबसे पहली जिज्ञासा है सुनील कुशवाहा। इन्होंने पूछा है, जिनकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग हो और लग्न राशि से 7.5 चल रही हो तो क्या उसका प्रभाव जातक पर पड़ेगा, जैसे कि धनु और मकर में चल रही है। देखिए, कई बाद के ज्योतिषियों ने लग्न से भी 7.5 और ढैया की गणना की है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि 7.5 ढैया या जो भी गोचर है, इसकी गणना चंद्रमा के हिसाब से ही सब सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कारण मन, चंद्रमा मन है और 7.5 ढैया ये सब गोचर है। अब सवाल उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फकीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी 7.5 क्या बिगाड़ लेगी? उसको शुक्र की महादशा आने पर कौन सा वैभव हो जाएगा? उसको चाहिए ही नहीं। तो ये चाहिए किसको? मन को। तो जिसको चाहिए, समस्या, संघर्ष, परेशानी उसी के लिए है, अर्थात मन। तो चंद्र राशि से ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा देखना। विनायक थापियाल जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा 0 अंश पर है, 10वें भाव में बैठे हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। क्या मैं मोती पहन सकता हूं? वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10मस्त है चंद्रमा, बिल्कुल आप पहन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप बड़े प्रेम से चंद्रमा को बल देने के लिए मोती पहनिए। पायल शाह जी ने पूछा है, पायल साहा जी ने पूछा है, चंद्र राहु युति हो और ग्रहों में अंतर 10 डिग्री से ज्यादा हो तो इसे ग्रहण कहना चाहिए? बहुत ठीक पूछा है आपने। अगर ये डिग्री 10 अंश चंद्रमा आगे लेकर के चले गए हैं, अर्थात आपका राहु 10 अंश पर है और आपके चंद्रमा जो है 20 अंश पर है, तो बिल्कुल ग्रहण का जैसा स्थिति नहीं है, क्योंकि राहु का मुंह इधर है, चंद्रमा का मुंह इधर है, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। लेकिन अगर ये 10 अंश चंद्रमा पीछे से तय कर रहे हैं, अर्थात राहु 20 अंश पर हैं और चंद्रमा 10 अंश पर, तो 10 अंश की दूरी है, अब ये चंद्रमा उधर ही जा रहे हैं जिधर राहु आ रहे हैं, तो एक ग्रहण की स्थिति अवश्य बनेगी। तो ये देखिए कि चंद्रमा आगे होने चाहिए, डिग्री चंद्रमा की आगे हो जानी चाहिए। अगर डिग्री चंद्रमा की पीछे है तो ग्रहण मान्य होगा और प्रभाव भी मिलेगा। इस मान्य का वो तो जातक खुद ही भोगेगा। प्रकाश पांडे जी ने पूछा है, अगर लड़की की कुंडली आंशिक मांगलिक है, 12वें भाव में मंगल बैठा है और लड़के की कुंडली में उसी भाव में शनि बैठे हैं, साहब ये आपसे किसने पहले बताया आंशिक मांगलिक? ये आंशिक मांगलिक क्या होता है? और ऊपर से आपने लिखा है मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। गलत जानकारी है आपके पास। आंशिक जैसा कोई शब्द है ही नहीं। तो आंशिक मांगलिक नहीं होता, जन्मलग्न से हो सकता है या चंद्रलग्न से होगा, आंशिक नहीं होता। एक दूसरा, मंगल 12वें में बैठा है तो मांगलिक हुई। अब तीसरा, लड़के की कुंडली में उसी भाव में शनि बैठे हों तो लड़के की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी है मंगल पर, तो क्या मंगल दोष लगेगा? देखिए, कुछ काट पापक ग्रह से, जैसे शनि इत्यादि से, राहु से बताया गया है, मेरी राय नहीं होती है। मैं सदैव कहा करता हूं कि मंगल वो ऊर्जा है, अगर सामने वाले में उस तरह की ऊर्जा नहीं रहेगी तो वो संभाल नहीं पाएंगे और दाम्पत्य जीवन मतभेदपूर्ण बन जाएगा। फिर भी आपने लिखा है लड़की पक्ष वालों ने मंगल की शांति भी करवाई है, ठीक है। अगर दोनों की कुंडली लगभग 25 से ऊपर गुण मिल रही है, 27-28, तो शांति करा करके और बाकी की ग्रह स्थितियों को समझ करके विचार किया जा सकता है, लेकिन रहेगी थोड़ी परेशानी अवश्य, रिस्क रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि आपने आंशिक शब्द कहा है जो गलत है, पूर्ण मांगलिक की बात आप बता रहे हैं। तो
ये देखिए कि कम से कम कुंडली 27 से 28 गुण मिल रही हो, बाकी की ग्रह स्थितियां जिसमें ग्रह मैत्री बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, संतान की स्थिति दोनों में अच्छी हो, तो विचार एक बार करिए। ऋषि मिश्रा जी ने पूछा है, मेरा तुला लग्न और राशि मिथुन है, यदि लग्नेश छठवें भाव में हो तो क्या फिर भी शुक्र का यह गोचर अच्छा होगा? लगता है यह प्रश्न वहां से लिया गया है जहां मैंने शुक्र का गोचर बताया है। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो यहां पर मीन राशि होती है, तो उच्च के हुए, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल यह गोचर शुक्र को षष्ठ भाव में वैसे ही दोष नहीं होता जैसे द्वादश में, ये वहां भी कारक और यहां भी कारक होते हैं, तो अच्छा है, शुक्र का गोचर निसंदेह फायदेमंद होगा। और देवांश श्रीवास्तव जी ने पूछा है, कर्क लग्न कर्क राशि में शनि प्लस चंद्रमा 16-16 अंश पर हैं, यानी प्रबल विषयोग, एक ही नक्षत्र में होंगे। राहु चौथे भाव में 13 अंश पर, केतु 10वें भाव में 13 अंश पर हो ही जाएंगे। घर में कलह बहुत रहता है, क्या करूं? देखिए कि चतुर्थ भाव में राहु कलह कराने का पहला कारण बने। दूसरा, आपके लग्न पर ही आपने जैसा बताया कि कर्क लग्न कर्क राशि लग्न में ही शनि और चंद्रमा की युति, जहां चंद्रमा चौथे भाव के कारक हुए, काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का, अब वो शनि के साथ युति बना करके बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, विषयोग मानसिक अशांति देखनी ही है, और राहु यहां पर अपना काम करेंगे ही करेंगे। कलह का वातावरण तो बनना ही बनना है, कलह का वातावरण बनना ही बनना है। अब देखा जाए तो इस समस्या से बचने के लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं। पहले तो शिव आराधना शुरू करिए और गाय को हरा चारा देना शुरू करिए, इससे बहुत हद तक घर का कलह कम होगा। तो ये काम आप करके देख लीजिए। और गणेश जी की के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए बुधवार के बुधवार, इससे भी आपको राहत मिलेगा। तो 3 उपाय मैंने बताया, तीनों को करिए, घर में कलह इससे अवश्य कम होगा। गौरव सोलंकी जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न में यदि गुरु सप्तम भाव में वक्री होकर विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन में क्या परेशानी देंगे? देखिए, अगर आप गौरव जी कर्क लग्न के हैं तो एक बात आपने सुना होगा, मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में कहा कि कर्क और मकर लग्न के आप हैं तो यहां दाम्पत्य जीवन बहुत उच्चतम दर्जे का नहीं होता, औसत दर्जे का होता है। और इसके पीछे कारण मैंने बड़ा गंभीरता से समझाया था इस विषय को कि शनिदेव महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, और कर्क लग्न के जातकों की महत्वाकांक्षा बहुत हायर लेवल पर नहीं, वो कई बार आलस्य कर जाते हैं कि ठीक है जो है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। तो इसके पीछे दाम्पत्य में बहुत कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतभेद होने लगता है। अब देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान अगर हम फल मान रहे हैं उनका, तो भी अगर कोई अकेले वो बैठे हैं तो भावनाश अवश्य करेंगे, भावनाश अवश्य करेंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको शुक्र की स्थिति को देख लेना चाहिए। अगर शुक्र किसी तरह से पीड़ित नहीं या सप्तम भाव पीड़ित नहीं है तो अकेले केवल देव गुरु पर मैं सारा दोष नहीं मढ़ूंगा, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं वो उच्च के समान फल देंगे। लेकिन अगर कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी की संभावना बहुत ज्यादा होगी। और अंकिता अधिकारी जी ने पूछा है, ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं अगर उसका स्वामी केंद्र या दृष्टि संबंध बनाएगा तो भी नीच भंग होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर जिस भाव में वो उच्च के होते हैं उसका राशिपति केंद्र में हो जाए तो उससे ग्रह का नीचत्व भंग होगा, और दृष्टि संबंध होने से भी नीचत्व भंग होता है। हमेशा याद रखिएगा, नीच भंग एक विकल्प है। क्यों होता है इस पर बृहद तर्क और चर्चा मैंने कार्यक्रमों में करके बताई हुई है। जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह कैसा फल देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जिस भाव में बैठा है उसका भावपति कैसा है। तो कोई ग्रह जिस भाव में नीच का हुआ है उस भाव का स्वामी मजबूत हो तो भी नीचत्व में कमी आएगी। वो जिस राशि में उच्च का होता है उसका राशिपति भी अगर केंद्र में हो तो इस ग्रह को बल मिलेगा, उससे भी नीचत्व भंग, या जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उसका राशिपति दृष्टि डाल दे तो भी नीचत्व भंग की स्थिति आती है। तो ये नीच भंग यहाँ है। नुपुर उपाध्याय जी ने पूछा है, अगर कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि 11वें भाव में सूर्य के साथ अस्त हैं तो क्या होगा? देखिए, एक बात आपको बता दूं कि लग्नेश का अस्त होना ठीक तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। लग्नेश का अस्त होना ठीक नहीं है, यह लग्न को कमजोर करने वाली बात बनी। इससे कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में उन्नति में कमी आएगी। वैसे सामान्यतया देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो अस्त ग्रह मृत ग्रह इनके फल को शून्य लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सदैव इस बात की चर्चा की, आप लोगों को बताया
कि हम तत्व, ग्रहों को अगर तत्व के रूप में देखें और उन्हीं तत्वों को खुद से जोड़ें, उन पंच तत्वों को ग्रहों में और उन्हीं पंच तत्वों में तत्व को खुद में देखें, तो किसी भी ग्रह का अस्त होना, मृत होना, ये इस बात की सूचना है कि वो तत्व कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा होगा। अब लग्न सब कुछ है, आपका व्यक्तित्व है, और वो अस्त हो जाए तो ये अस्त होना भी वैसा ही है कि आपके व्यक्तित्व में वो चाह, आगे बढ़ने का की जो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए वो उस लेवल पर नहीं आएगी, या चाहत होगी भी तो उसके लिए जातक प्रयत्न नहीं कर पाएगा, और फिर कहीं ना कहीं हर चीज में दिक्कत, हर चीज में देरी, परेशानी, फिर ऊपर से सूर्य शनि की युति पिता के साथ संबंधों को कमजोर कराने वाले बन जाते हैं। तो कई तरह की ये परेशानी तो लाते हैं। तो लग्नेश का अस्त होना बहुत अच्छा तो नहीं है। आनंद सेठ जी ने पूछा है, वृषभ लग्न में 10वें भाव में राहु स्थित है और शनि 8वें भाव में, तो उसका क्या परिणाम होगा? वृषभ लग्न में 10वें भाव में राहु स्थित हैं और शनि 8वें भाव में, तो 10वें भाव में राहु है और शनि 8वें भाव में है। देखा जाए तो ये दोनों ग्रह कारक हैं इस लग्न के, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के भाग्य भाव को पाप कर्तरी योग में डाल दिया। हालांकि दशमस्थ राहु का होना अत्यंत श्रेष्ठ है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन शनिदेव का अष्टमस्थ होना है तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ ये भी आयु वृद्धि करा देते हैं, लेकिन जीवन काल में एक सबसे बड़ी समस्या जो ये खड़ी करते हैं वो है संघर्ष का। कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। हर कार्य में दिक्कत, हर कार्य में बाधा, पिता के साथ संबंध खराब, बॉस के साथ संबंध खराब, बॉस से मतभेद होने लगना, यानी तरह तरह की परेशानी कार्य क्षेत्र में आ जाती है शनिदेव के अष्टम में होने से। तो आपके राहु दशमस्त अच्छा है, राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो लाभप्रद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कष्ट का कारण भी है। कार्य क्षेत्र में परेशानी तो ये लाएगा ही लाएगा। राजेंद्र श्रीमाली जी ने पूछा है, कर्क लग्न में दशमेश व पंचमेश द्वादश में बैठे मंगल का फलित कैसे किया जाएगा? तो कर्क लग्न में आप मंगल के ही बारे में पूछ रहे हैं कि जाकर के द्वादश भाव में बैठे। अब देखिए, मंगल यहां पंचमेश होकर के जाकर के 12वें में बैठे हैं, तो ये संतान और ज्ञान का घर है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना, और कर्मेश होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में बाधा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भाव या जिस भाव के स्वामी आकर के तृक भावों में 6वें 8वें 12वें में बैठेंगे वो भाव पीड़ित होगा, वो भावपति पीड़ित होंगे। तो 12वें भाव में जाकर के थोड़ी दिक्कत। बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। मान लिया जाए कि इस जातक का लग्नेश बली हो, यानी आप ही की कुंडली में लग्नेश बली हो, चंद्रमा बहुत बली हो, तो यह भी हो सकता है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के सदैव जन्म स्थान से दूर रहे, सदैव विदेश में यात्रा करे, या सदैव विदेश में जाकर के बसे, या विदेश आना जाना लगा रहे। हमेशा याद रखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां अगर कुछ कमजोरी आ रही है तो उस कमजोरी से भी कुछ अच्छाई निकल सकती है। तो यहां यही एक अच्छाई है कि अगर लग्नपति बली स्थिति में है तो जातक विदेश से आना जाना करेगा, अन्यथा यह संतान और कार्य क्षेत्र दोनों में परेशानी की स्थिति को दर्शा रहा है। हरिओम बाघेल जी ने पूछा है, अगर तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश तथा लाभेश की ऋण भाव में युति हो तो क्या जातक सदा ऋण में ही रहेगा? तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश तथा लाभेश, ओके, तो तुला लग्न में आपका कहना है कि लग्नेश और लाभेश दोनों की दोनों ऋण भाव में है। मुझे ऐसा लगता है कि ऋण की स्थिति होने के बावजूद ये कोई बहुत बुरी स्थिति मुझे नहीं लग रही है। अब देखा जाए तो लाभेश तुला लग्न में सूर्य बनते हैं और ये जाकर के लग्नेश के साथ षष्ठ भाव में बैठे हैं। शुक्र को षष्ठ का कारक कहा गया है यहाँ पर, या यूं कहे कि षष्ठ में सूर्य शुक्र कारक जैसा ही होते हैं। ये आप मुझसे जरूर एक प्रश्न उठाइए कि क्या ऐसा जातक ऋण से अपनी बुलंदी की कहानी लिख सकता है? देखिए जरा, सिक्के का दूसरा पहलू है ये। ऋण में तो रहना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश ऋण में है और लाभेश भी ऋण में है, लेकिन अगर लाभेश ऋण में है तो हम इसका एक और भी तर्क देखते हैं कि ऐसा जातक ऋण से ही लाभ का रास्ता बनाएगा। तो जरा सोचिए कि हमने जरा सा एक थोड़ा सा बदलाव किया और रिजल्ट क्या बेहतर आया कि ऐसा जातक ऋण में ही बुलंदी छुएगा, ऋण से ही बुलंदी छुएगा। तो निसंदेह ये बहुत अच्छा है। ऋण को ही आप अपने लिए ढाल नहीं तलवार बना लीजिए। फिर देखिए, संदीप गोयल जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में, शुक्र शनि धन भाव में और राहु पंचम भाव, चंद्रमा सप्तम भाव में, शेयर मार्केट में निवेश करें या ना करें? तो मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में ही बैठे हैं, बुध के पास अगर अंश बल अच्छा है तो आप 100%
करिए, क्योंकि लाभ भाव पर पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। पंचम से ही शेयर मार्केट का विचार करते हैं और शुक्र लाभ भाव में बैठकर, अच्छा शुक्र शनि धन भाव में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं तो भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पंचमे से शुक्र ही होते हैं, धन भाव में महाधन योग। आप निसंदेह शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। उमंग शर्मा जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा राहु छठवें में और मंगल केतु 12वें में है, मंगल मृत अवस्था में है, क्या मूंगा पहन सकते हैं? वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा राहु छठवें भाव में और मंगल केतु 12वें भाव में, मंगल मृत अवस्था में है, क्या मूंगा पहन सकते हैं? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो मूंगा कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि मंगल मृत अवस्था में है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि या तो आपकी मनसा ये हो कि मैं 2-4-10 रत्न पहनूं, रत्नों की दुकान खोल लूं, या मैं सिर्फ उस रत्न को पहनूं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रदायक हो। तो मुझे तो लगता है वही हमें विचार करना चाहिए। क्या जरूरत है कि आप ऐसा कोई रत्न पहने जिस का मालिक ही मृत अवस्था में हो? तो फिर मंगल को छोड़ दें, यहां लग्नेश ही कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर पूरी कुंडली खत्म हो जाएगी। दूसरा विकल्प है, उसके लिए मंगल को बल देने के लिए मंगल का मंत्र जप करना। मैंने कल ही लाइव कार्यक्रम में मैं बता रहा था, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, मसूर की दाल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, गुड़ खाइए, तो इससे मंगल आपका बलिए। तत्व, उस तत्व को जागृत करना है, वो तत्व जागृत करिए तो मंगल आपका ठीक हो जाएगा। लाल चंदन लगाइए अपने माथे पर, लाल रंग का रुमाल रखिए अपने पास, तो उस तत्व को जागृत करिए। अब बारी आती है कि हमें इस लग्न में, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो यहां चंद्रमा को, गुरु को, उनकी परिस्थिति देखिए, उनको जागृत करिए। जरूरी नहीं है कि लग्नेश, जरूरी यह है कि जन्म कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो हमारे लिए मुख्य ग्रह की संज्ञा में है। हम क्यों ना एकमात्र उसी ग्रह को बलि कर दें, उसी ग्रह को बलि करके हमें सारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप यहां पर मृत मंगल छोड़ दीजिए। राहुल राय जी ने पूछा है, नहीं राय नहीं लिखा इन्होंने राहुल RY लिखा है, अब राय है या क्या मैं नहीं जानता। राहुल, आपने पूछा है, कारक ग्रह केंद्र में हो परंतु चलित में 6वें 8वें 12वें में हो जाएं तो इनका रत्न धारण किया जा सकता है, कारक ग्रह की महादशा नहीं है। देखिए, कारक ग्रह की महादशा हो ना हो आप उनके रत्न पहन सकते हैं। देखिए, यहां पर चलित में अगर 6वें 8वें 12वें का वो फल दे रहे हैं तो पहले तो ये देखिए कि वो किस अवस्था में है। मृत अवस्था में है, मृत अवस्थागत हैं तो कोई ज्यादा मायने नहीं है आप पहने व न पहने। फिर उसके लिए मैं दूसरे तरह से ही रास्ता बनाऊंगा कि आप कुछ खा पी करके, पूजा पाठ करके, उनसे संबंधित मंत्रों का जप करके आप उनको जागृत करिए। और चलित में अगर फल 6वें 8वें का दे रहे हैं तो ये देखना होगा कि किस अंश पर वो चलित जन्मांक में है और फिर वो फल दे रहे हैं ऐसा, तो जन्मांक में पहले उनका अंश देखना होगा। अगर अमृत अवस्था में है तो आप रत्न पहन भी लें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उसकी जगह मैं कहूँगा उनके मंत्रों का जप करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है निखिल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न और राशि, वृषभ लग्न, क्या वृषभ लग्न और राशि में शनिदेव 9वें और 10वें के मालिक होकर चौथे में बैठे हों तो भी जीवन में हमेशा दुख मिलेगा? निसंदेह इस लग्न में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं, इसमें दो मत तो है ही नहीं, क्योंकि तुला और वृषभ सदैव कहां हूं। अब यहां आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। शनिदेव चौथे भाव में दुख तो ला देते हैं, चौथा भाव सुखों का घर है, ये दुख के कारक हैं, तो दुख का कारक चतुर्थ में चला जाए तो, और ऊपर से अकेले हो जाए तो एक और बात, शनिदेव चौथे भाव में अकेले होने पर जातक का बुढ़ापा खराब कर देते हैं, बेहद खराब। अब आपने जैसा पूछा कि सर्वाधिक कारक हैं, तो निसंदेह एक और मैंने तर्क और कार्यक्रम में बताया था कि वृषभ और तुला में शनिदेव की दृष्टि भी नुकसानदेह नहीं होगी, वो दृष्टि भी अच्छा ही डालेंगे, लेकिन अब ये इसका मतलब नहीं है कि उनकी दृष्टि का जो मूल स्वभाव है वो बदल जाएगा। जैसे शनिदेव की दृष्टि का क्या स्वभाव है, हर कार्य विलंबित कराना, तो वो होगा, लेकिन यहां पर चीजें और परफेक्ट हो जाएंगी कि मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। तो यहां पर आपके शनिदेव के चतुर्थ में अकेले होने से तो निसंदेह जीवन में दुख, विशेषकर घर में कलह का वातावरण, मैंने बताया था कि बहुवचन में घर गाड़ी बंगला देते हैं लेकिन घर का सुख लेने नहीं देते, होगा सब, सुख नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ी परेशानी तो आ ही जाती है। अगला प्रश्न ओंकार पंडित जी का है। इन्होंने पूछा है, कुंडली में लग्न कुंडली से ग्रह की दशा देखी जाती है या चंद्र कुंडली से? जब आप जन्म लेते हैं तो उस समय जो नक्षत्र हो, नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो, उसी के आधार पर ग्रह की महादशा तय होती है। तो चंद्रमा से ही देखा जाएगा, यहाँ नक्षत्र जन्म से उसी समय देखा जाता है, उसी समय से महादशा तय होती है और उसी के आधार पर।
अगला प्रश्न तिलक शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है यदि कोई ग्रह मृत अवस्था में हो तो ऐसा क्या सर्वोत्तम उपाय किया जाए कि वो ग्रह 15 अंश के समान फलदायी हो जाए। जी वो तो ऐसा कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं बना जिससे उस ग्रह को आप उतना बलि कर लें। लेकिन चूंकि ग्रह न तो अस्त होते हैं न मृत होते हैं, वो सदैव एक समान रहते हैं, अतः हमारे पास ये विकल्प है। क्या आप इतने धैर्य के साथ उस एक ग्रह को बलि करने के लिए निरंतर वो प्रयत्न करेंगे? क्या उस ग्रह को बलि करने के लिए उससे संबंधित रिश्ते नातों में कहीं आप माने कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे वो ग्रह कमजोर हो? अगर आप कहते हैं हां मैं पूरी तरह से तत्पर होकर के उसको बलवान करूंगा, तो निसंदेह वो संपूर्ण अपना प्रभाव दे सकता है। लेकिन उसमें फिर कमी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कमजोर है, तो कमजोर में कमजोरी बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। तो अगर आप उससे संबंधित हर वो चीज करें, चाहे मंत्र जप, खाना पीना, उससे संबंधित रिश्ते, सबका सम्मान, तो निसंदेह वो ग्रह बली हो जाएगा और निसंदेह एक अच्छे अंश का फल आपको देने लगेगा। यहां अंश तो मायने ही नहीं रखेंगे, फिर निसंदेह आप उसका श्रेष्ठ लाभ ले सकेंगे। कविंद्र पाठक जी ने पूछा है कुंडली में अगर सूर्य नीच का हो लेकिन सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी अगर केंद्र में हो अर्थात मंगल केंद्र में हो, तो इस स्थिति में मैंने भी थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब दिया था, बिल्कुल नीच भंग हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और आध्या ठक्कर जी तांडेकर जी ने पूछा है चंद्रमा के मद्रुम योग हो और उस पर गुरु की मृतपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो क्या यह योग भंग होगा? अगर आपने ये कहना चाहा है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो एक गुरु की दृष्टि से केमद्रुम भंग माना गया है, लेकिन गुरु मृत अवस्था में है तो उस दृष्टि का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि केमद्रुम योग भंग होना विकल्प है। आप जिसकी भी कुंडली में हो ये खुद से पूछ करके देखें कि भंग के बाद भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति विकल्प है। शास्त्र कहता है कि इस अवस्था में भंग हो गया, वैसे ही जैसे बारिश में छाता। लेकिन क्या छाता लगा लेने से आप तो बचने की स्थिति में आ जाते हैं? क्या वर्षा बंद हो जाती है? और क्या जो लोग छाता लगाते हैं उन पर तनिक भी छींटे नहीं पड़ते? जवाब है नहीं, दोनों ही बातें सत्य है। भंग तो हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर निकला जाए बाहर तो छींटे पड़ेंगे, बारिश बंद नहीं होती है। तो केमद्रुम भंग तो होगा गुरु की दृष्टि से, लेकिन गुरु अगर मृत है तो उनकी दृष्टि के मायने नहीं, मृत नहीं है तो भंग होगा, लेकिन फिर भी जातक को कहीं ना कहीं केमद्रुम का दुष्प्रभाव तो देखना ही पड़ेगा, मानसिक अशांति इत्यादि के रूप में। और रवि कुशवाहा जी ने पूछा है अगर लग्न कुंडली में मंगल नीच का है परंतु षडबल में सबसे ज्यादा बली है, अंश 16 डिग्री का है, तो कैसा फल देगा? मिथुन लग्न की कुंडली है, सर्वाधिक अकारक ग्रह बन जाते हैं मंगल इस लग्न में, षष्ठेश और लाभेश होते हैं। तो दो दृष्टिकोण से इसको देखिए। षष्ठेश होने के कारण थोड़ी परेशानी भी गाहे बगाहे लाएंगे, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से इनका षडबल में बली होना या अंशबल में बली होना, हालांकि नीच का आपने बताया है, तो जातक के जीवन में रोग, जातक के जीवन में ऋण, जातक के जीवन में शत्रुता, परेशानी बनी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध खराब होना ही होना है। लेकिन इसके बावजूद अगर बली है तो धनागमन का रास्ता वो जरूर बनाएगा। जातक ये न के न प्रकारेण धनार्जित अवश्य करेगा। और रेणु चावला जी ने पूछा यदि चंद्र शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट हो तब कैसा फल मिलेगा? बस वैसा ही, मानसिक अशांति, परेशानी लगातार बनी रहेगी। माँ के सुखों में कमी, माँ के स्वास्थ्य में कमी, माँ को जोड़ों में दर्द, जातक का मन अशांत रहना, जातक का मन भ्रमित रहना इत्यादि समस्याएं अवश्य होंगी। उपाय भोलेनाथ की आराधना। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिनके प्रश्न लिए गए उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आप सदैव अपने प्रश्न इसी तरह से भेजते रहिए। चुनाव किसी भी जगह पर आपने प्रश्न भेजा हो, किसी भी वीडियो में भेजा हो, वहां से चुनाव हो जाएगा और जिस दिन कार्यक्रम मैं करूंगा उस दिन आपके प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख में उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।